नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाल ही में जो मेटल की प्राइस है, उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। मेटल की प्राइस बढ़ने से हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है वह किस प्रकार से प्रभावित होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ ट्रैक करते होंगे तो अभी हाल ही में जो मेटल की प्राइस है उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। न केवल मेटल की प्राइस बल्कि जो कमोडिटी सेक्टर है वह बूम पर है। तेल हो गया, दाल, चावल, अंडे सभी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके क्या कारण है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो पिछले साल जो कोविड-19 की सिचुएशन हुई थी और उसके बाद जो दुनिया भर की इकोनॉमिक जो है वह प्रभावित हुई थी। इससे बचने के लिए देशों ने क्या किया, उन्होंने अपनी ब्याज दरें जो है वह कम कर दी, जिससे जो है लोगों को कम कीमत पर जो है वह ब्याज मिल सके और वे ज़्यादा चीज़ें जो है वह खर्च कर सके। इससे दुनिया के देश की इकोनॉमिक जो है वह रिकवरी होनी स्टार्ट हुई। अभी वर्तमान में देखेंगे तो जो चाइना है और यूएसए है, इसमें जो है डिमांड जो है वह काफ़ी बढ़ गई है। मार्केट में किसी भी चीज़ की कीमत जो है वह डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होती है। अगर डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस जो है वह बढ़ने लगती है। इसके अलावा अगर डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई अधिक हो जाती है तो प्राइस जो है वह कम होने लगती है। दुनिया भर की देशों ने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो डिमांड है वह बढ़ा दी। इसके कारण क्या हुआ, जो सप्लाई है वह पहले जितनी थी उतनी ही रही। आपने देखा होगा, जो स्टील है, अगर मान लो उसका प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ प्लांट वगैरह लगाने हैं तो आपको मिनिमम 3 से 4 साल जो है वह लग ही जाते हैं। तो अचानक से क्या हुआ कि डिमांड जो है वह अचानक से बढ़ जाने के कारण जो है इनकी कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा चाइना ने अपने देश में पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो उनकी पुरानी फैक्ट्रियां थी, प्लांट थे जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे थे, उन सभी को बंद कर दिया। इससे स्टील का प्रोडक्शन, मेटल का प्रोडक्शन जो है वह कम हो गया। इकोनॉमिक रिकवरी के कारण मेटल की डिमांड जो है वह बढ़ गई और इस कारण से इनकी कीमतें जो है वह तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अब यह बात कर लेते हैं कि मेटल की कीमत से हमारे देश की इकोनॉमिक रिकवरी है वह किस प्रकार से प्रभावित होगी। दोस्तों, अगर मेटल की कीमत जो है वह बढ़ती रहेगी तो हमारे देश में जो महंगाई है वह भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि मेटल से ही बाकी जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं वे सब चीज़ें जो है वह बनाई जाती है। अगर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वह बढ़ेगी तो उन्हें जो है अपनी कीमतें जो है वह भी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हमारे देश में जो महंगाई है उसमें और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर महंगाई में तेज़ी होती है तो हमारे देश की विकास दर जो है वह प्रभावित होगी। इसका दूसरा इम्पैक्ट होगा दूसरे कमोडिटी पर। दोस्तों, अगर एक मेटल की कीमत जो है वह बढ़ती है तो उसके साथ साथ दूसरे मेटल की कीमत है वह भी बढ़ने लगती है। मान के चलिए, जैसे अगर स्टील की कीमत जो है वह बढ़ेगी तो उसके साथ साथ आपने देखा होगा जो कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इन सभी की कीमत भी बढ़ने लगती है, क्योंकि इन सभी में रॉ मटेरियल के रूप में जिंक वगैरह, जिंक कॉपर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर सोने की कीमत जो है वह बढ़ती है तो आपने देखा होगा उसके साथ साथ जो चांदी की कीमत जो है वह भी बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सोने की कीमत बढ़े और चांदी की कीमत जो है वह कम होने लगे, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट में जो है वह काम करते हैं। इसका मेटल सेक्टर न केवल दूसरे मेटल को प्रभावित करती है बल्कि यह कमोडिटी मार्केट को भी प्रभावित करती है। अगर मेटल सेक्टर जो है वह तेज़ी रहता है तो कमोडिटी सेक्टर जो है उसमें भी तेज़ी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा, जो कृषि उत्पाद कमोडिटी है, जैसे तेल हो गया, चावल हो गया, शक्कर हो गया, इन सभी की कीमत में भी तेज़ी है। तीसरा इम्पैक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। दोस्तों, हमारे देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है, इस पर खर्च करना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जितने ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में खर्च करेंगे, जितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका निर्माण करेंगे तो उतने ही ज़्यादा हमारे देश में विकास होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से ही और बाकी दूसरे सेक्टर जो है वह जुड़े रहते हैं। अगर मेटल सेक्टर में तेज़ी रहती है तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें खर्चा जो है वह बढ़ेगा और हम जो है ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो है वह नहीं कर पाएंगे और हमारे देश की विकास जो है वह प्रभावित होगी।
चौथा है दूसरे सेक्टर में भी महंगाई बढ़ना। दोस्तों, अगर मेटल सेक्टर में तेज़ी रहती है तो इसका जो रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करने वाली कंपनियां हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हो गया, इन सभी को जो है अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वह बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो है अपना जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वह कस्टमर के ऊपर जो है वह भेजेंगे। इससे जो है इसकी कीमत जो है वह बढ़ने लगेगी। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, जो ऑटो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमत जो है वह बढ़ा दी है। मारुति सुजुकी है, उसने साल में 2 बार, और टाटा मोटर्स है, उसने अपने पैसेंजर व्हीकल में 1.8% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे जो है ज़्यादा लोग जो है गाड़ियों को परचेस नहीं कर पाएंगे। हमारे देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वह ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आती है तो हमारे देश की दूसरी सेक्टर है उसमें भी मंदी आएगी और देश जो है वह मंदी की तरफ बढ़ने लगेगा। तो अब यह सवाल आता है कि मेटल सेक्टर में तेज़ी से किसको फ़ायदा होगा। दोस्तों, मेटल सेक्टर में तेज़ी के कारण जो मेटल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होगा। उनकी आमदनी इनकम जो है वह बढ़ने लगेगी, जिसके कारण उनके पास जो पुराना कर्जा है वे उसे पे कर सकती है। दोस्तों, क्या मेटल सेक्टर में यह तेज़ी जो है वह आने वाले समय में भी बनी रह सकती है? तो इसका जवाब है, अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है वह इसी तरीके से उन्नति करती है और डिमांड जो है अगर वह इसी तरीके की रहती है तो मेटल सेक्टर में यह तेज़ी जो है वह आने वाले समय में भी रह सकती है। मेटल की कीमत कम करने के लिए हमें जो है सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और इतनी जल्दी जो है हमें सप्लाई बढ़ा पाना मुश्किल है, क्योंकि एक नया कारखाना लगाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। साथ ही साथ नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसको ढूंढने में भी टाइम लगता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है आप कहीं भी नहीं लगा सकते। तो आने वाले समय में भी मेटल की कीमतों में जो है वह तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या निवेश करना चाहते हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं, तो आप भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रोकर IIFL सिक्योरिटी के साथ जो है अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसमें आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम 20 रुपये ही ब्रोकरेज चार्ज देने हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। धन्यवाद।